सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल संदर्भ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत ने शानदार तरीके से न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में जगह बनाई है। तो आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं मोमेंट्स पे, उन क्रूशियल मोमेंट्स को जो भारत ने कैप्चर करके और जो स्ट्रैटेजी बना के न्यूजीलैंड को हराया, उन्हीं विषय पे चर्चा करेंगे। इन सभी बातों से पहले मैं इस बात पे बात करना चाहूंगा कि अभी क्रिकेट पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, खासकर क्रिकेट वर्ल्ड कप में। जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पे अपनी राय दे के बता रहे हैं कि किस तरीके से मैच हुआ, क्या टीमों ने गलतियां करी, किस तरीके से किसी टीम ने विरोधी टीम को हराया। तो इन विषयों पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, क्रिकेट पे अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। बट हमारा प्रोग्राम किस तरीके से अलग है और क्यों आपको हमारे प्रोग्राम को देखना चाहिए, तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके प्रोग्राम में ज्यादातर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स मतलब कि किस तरीके से बॉलर ने स्लोअर बॉल डाल के किसी बैट्समैन को परेशानी में डाला, किस तरीके से स्विंग किया और किसी बैट्समैन ने किस तरीके से बैटिंग करी। तो वो उन विषयों पे बात करते हैं, जबकि हम जो हमारा प्रोग्राम है वो स्ट्रैटेजी या टेक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं गेम के, उस पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किसी गेम को टेक्टिकली खेला जाए तो कोई भी टीम आगे जीत सकती है, खासकर भारत। तो हम बात करते हैं कल के मैच के बारे में। तो कल भारत ने एक अच्छा टॉस जीता। भारत सौभाग्यशाली था कि भारत ने कल टॉस जीता वानखेड़े पे और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बहुत अच्छा फैसला था। अगर न्यूजीलैंड टॉस जीता तो शायद न्यूजीलैंड भी बैटिंग करता, और न्यूजीलैंड की बैटिंग में भी इतना दम था कि वो 350 प्लस का स्कोर बना सकते थे। और जैसे कि उन्होंने चेस करते हुए भी वो 327 तक पहुंचे, तो अगर वो पहले बैटिंग करते तो वो भी कैपेबल थे कि 350 तक का स्कोर बना सकते। और उस समय भारत को भी शायद परेशानी हो सकती थी उस स्कोर को चेस करना, क्योंकि चेस करते हुए इतने बड़े स्कोर में कोई भी टीम दबाव, किसी भी टीम की बल्लेबाजी दबाव महसूस कर सकती है। तो भारत, मैं इसलिए कहूंगा कि सौभाग्यशाली रहा कि भारत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, फैसला भी सही लिया। उसके बाद अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, जो उनका टेम्पलेट इस वर्ल्ड कप में शुरू से रहा है कि एक अग्रेसिव स्टार्ट देने का, जो उन्होंने ओनस अग्रेसिव स्टार्ट देने का अपने पे लिया हुआ है और वो लीड कर रहे हैं बाय एग्जांपल, तो वो उन्होंने इस मैच में भी दिखाया और 29 बॉलों पे 47 रनों की एक शानदार पारी खेली और वो दुर्भाग्य से अपनी अर्धशतक को पूरा नहीं कर पाए। शुभम गिल भी बहुत अच्छा साथ दे रहे थे उनका, लेकिन रोहित शर्मा के जाने के बाद और उसके बाद विराट कोहली आए, और लेकिन जो शुभम गिल ने आक्रामक जो बैटिंग का जो जिम्मा है वो उन्होंने ले लिया अपने पे, और उन्होंने भी एक बहुत शानदार पारी खेली 79 रन्स की। लेकिन वो उसके बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर आए विराट कोहली का साथ देने। अभी कई लोग विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस जो उनकी बैटिंग इस वर्ल्ड कप में रही है। कुछ क्रिकेट एक्सेप्शनल हैं, कुछ लोग ऐसे जो कर रहे हैं। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि विराट कोहली कितने महान बल्लेबाज हैं, और कल उन्होंने अपना 50वां शतक पूरा किया और अपने जो उनके आइडॉल हैं सचिन तेंदुलकर, जो महान क्रिकेटर हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा 49 शतकों का और 50 शतक पूरे किए ओडीआईज में। तो लेकिन विराट कोहली का जो रोल है, जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से है, कि उनको पूरी इनिंग्स को संभाल के रखना है, एंकर करना है। और उनकी एंकर जो वो इनिंग्स को कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत स्लो एंकर कर रहे हैं, उनका एंकर करते हुए भी उनका एक पर बॉल पर 1 रन का उनका है, 100 के करीबन उनका स्ट्राइक रेट रहता है। तो किसी ना किसी एक बैट्समैन को इनिंग्स को इकट्ठे करके एंकर करना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है। तो वो काम अभी विराट कोहली कर रहे हैं, तो वैसा ही उन्होंने कल किया और ऐसा करते हुए उन्होंने अपना 50वां शतक पूरा किया। अब हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, जो भारत 397 के स्कोर पे पहुंच पाया, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान श्रेयस अय्यर का रहा, जिन्होंने
लगातार शुरुआत में उनके पास इतना स्ट्राइक भी नहीं रह रहा था, क्योंकि विराट कोहली स्ट्राइक ले रहे थे ज्यादा, तो उन्होंने फिर भी नहीं तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं और अपना विकेट फेंक देते हैं, लेकिन उन्होंने पेशेंस दिखाते हुए, धैर्य दिखाते हुए 70 गेंदों पे 105 रन की शानदार पारी खेली। तो जो भारत का स्कोर 397 रन का पहुंचा 4 विकेट पे, जो करीबन करीबन जो चेस करने वाली टीम के लिए 8 रन का रिक्वायर्ड रेट जो पहुंचा दिया, वो अगर संभव हो पाया तो वो श्रेयस अय्यर की बैटिंग और केएल राहुल, जिन्होंने बाद में 20 गेंदों पे 39 रनों की पारी खेली शानदार। तो ये दो बल्लेबाज, जो रोहित शर्मा ने पारी खेली और शुभमन गिल ने भी अटैकिंग खेला था, तो इस वजह से सभी बैट्समैनों की वजह से, और विराट कोहली ने जो अपना 50वां शतक पूरा किया, इन सभी बैट्समैनों के मेहनत से भारत 397 रन का विशाल स्कोर बना पाया। तो कोई भी टीम है, चाहे वो कितना ही आक्रामक खेले, कितना ही वो बढ़िया खेले, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कम बार होता है कि ऐसे टोटल चेज हो जाते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी कोशिश करी इस स्कोर को चेज करने की, और न्यूजीलैंड की टीम ऐसी टीम है जो भारत को हमेशा दबाव में लाती है, खासकर वर्ल्ड कप में। और वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि न्यूजीलैंड का प्रदर्शन भारत के खिलाफ हमेशा अच्छा रहा है। कल के वीडियो में मैंने अपने इस टॉपिक पे बात करी थी कि भारत अगर बैटिंग करता है पहले, तो भारत को 350 प्लस का स्कोर कम से कम चाहिए। तो 370-80 की हम बात कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा हुआ जो जिस तरीके से श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रोहित शर्मा ने बैटिंग करी और उनका स्ट्राइक रेट जो 150 से ऊपर का रहा, तो उसकी वजह से भारत 397 तक पहुंच पाया। और अगर ये 350 भी होता, अगर भारत 350 तक ही बनाता, तो भी आई थिंक न्यूजीलैंड उसको चेस कर जाता, क्योंकि वानखेड़े की पिच भी ऐसी है और न्यूजीलैंड वाले जो है जुझारू क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, दबाव में नहीं आते, तो वो इस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं। तो भारत शायद वो 350 अगर होता तो स्कोर को चेस कर जाते। 327 तो वैसे ही पहुंच गए जब 397 का टारगेट था। तो जिस तरीके से केन विलियमसन और डेरिल मिशेल ने बैटिंग करी, जब तक वो पिच पे थे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत करीब पहुंच जाएंगे। हालांकि मुश्किल था टारगेट, हालांकि एज अ फैन, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन, आपको हमेशा डर लगता है कि भाई कहीं दूसरी विरोधी टीम चेज ना कर जाए, जैसे कि न्यूजीलैंड जब केन विलियमसन और डेरिल मिशेल खेल रहे थे, बट वो फिर भी इतना इजी नहीं था, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी कोशिश करी। और जब तक वो पिच पे थे तब तक ऐसा लग भी रहा था, हालांकि भारतीय प्रशंसकों को भी लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड काफी करीब पहुंच जाए और अगर हो सकता है कि चेज भी कर जाए। बट अगेन फॉर वन मैन, एंड दैट इज मोहम्मद शमी, जिन्होंने धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मैच में भी उन्हीं की प्रदर्शन की वजह से भारत उस समय भी धर्मशाला में जीत पाया था, और आज भी उन्हीं की वजह से, उनकी 7 विकेटों की वजह से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो उन्होंने भारत को ब्रेक थ्रू दिलवाया, और बाद में लेटर ऑन इन द इनिंग्स ऑल्सो जिस तरीके से उन्होंने 5 और विकेटें लेके जो उनकी न्यूजीलैंड की मंशा थी, जो वो उनकी इच्छा थी, उसको धराशायी कर दिया और भारत को 70 रनों से एक शानदार जीत दिलाई। तो कल का मैच भारत के लिए टोटली परफेक्ट रहा, जिस तरीके से मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने सोचा था उससे भी बढ़िया रहा। बैट्समैन ने सबने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, अटैकिंग खेल के अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके भारत को 397 का स्कोर दिया। और उसके बाद मोहम्मद शमी ने, और भी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, जसप्रीत बुमराह ने, कुलदीप यादव ने, रविंद्र जडेजा ने, बट जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए वो काबिले तारीफ है। मोहम्मद शमी एक तरीके से भारतीय बॉलिंग में अनसंग हीरो रहे हैं, और अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है, मेरे ख्याल से अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे, जो भारत की परफॉर्मेंस अभी तक रही है उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी प्लेयर का रहा है तो मोहम्मद शमी का रहा है। मेरे ख्याल से अगर मोहम्मद शमी टीम में नहीं होते तो भारत शायद जो 9 आउट ऑफ 9 का जो लीग मैचेस में परफेक्ट विन का रिकॉर्ड रहा है, जो
कोई भी मैच वो नहीं हारे और अभी सेमीफाइनल भी जीते हैं, तो वो दैट क्रेडिट गोज टू मोहम्मद शमी। और कई लोग इस बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि बैट्समैन मैच जिताते हैं, बट अगर कोई चैंपियनशिप जीतती हैं तो वो बॉलर्स जिताते हैं, और उसमें मोहम्मद शमी का प्रमुख योगदान है। हालांकि इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा बॉलिंग कर रही है, और ये ऐसा पहली बार कोई सिनेरियो रहा है कि अदरवाइज हमेशा हम अपने स्पिनर्स को ज्यादा तवज्जो देते रहे, ज्यादा स्पिनर्स को सेलिब्रेट करते रहे, ज्यादा हम स्पिनर्स की बात करते रहे हैं। कभी भी मुझे लगता है कि 30 साल से 35 साल से हम ये देख रहे हैं कि भारत हमेशा स्पिनर्स हमारे मेन परफॉर्मर रहे हैं बॉलिंग में। बट इस बार जो है हम फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं, इंडियन फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं, और फॉर्मर क्रिकेटर्स जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भारत को अपनी फास्ट बॉलिंग को अब सेलिब्रेट करना चाहिए, और भारत में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं और ये भारत के लिए एक शुभ संकेत है, भारत के भविष्य के क्रिकेट के लिए भी एक शुभ संकेत है। तो अगर इसी तरीके से भारतीय फास्ट बॉलिंग में नए नए उभरते हुए बॉलर्स आते रहे तो भारत ऑस्ट्रेलिया की तरह, हालांकि काफी सालों से ये बात चल रही है कि भारत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की तरह वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर सकता है, बट अब हम सच में जिस तरीके से भारत की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से अगर नए नए फास्ट बॉलर्स आते रहे, नए बॉलर्स को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए फास्ट बॉलिंग में भी। बैटिंग में कोई कंसर्न नहीं है, बैट्समैन इंडिया में हमेशा आते रहे हैं, लेकिन जो बॉलर्स हैं, अगर इसी तरीके के हमारे नए नए बॉलर्स आते रहे तो इंडियन क्रिकेट टीम भी नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि हमेशा ही करती रहेगी, बट जिस तरीके से, इस तरीके से रूथलेसली जिस तरीके से खेल रहे हैं कि हर एक मैच जीत रहे हैं, 10 मैचेस में 10 के 10 मैचेस जीत लिए हैं, तो इस तरीके का जो जीत है, अगर वो तभी हम लगातार जीतते रह सकते हैं जब हमारी फास्ट बॉलिंग में नए नए फास्ट बॉलर्स उभरते रहें, और इसी तरीके से हम फिर वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर सकते हैं। हालांकि हम पिछले, अगर हम इस 21वीं सदी की बात करें तो हम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स में, बट हम जो डोमिनेटिंग, जो इस तरीके का कि हम नॉकआउट्स में और ट्रॉफीज भी जीतते रहेंगे, वो तभी कर पाएंगे जब हम अपनी फास्ट बॉलिंग को तरजीह देंगे। हम बैट्समैन को देते हैं नो डाउट, स्पिनर्स भी हमारे टेस्ट में हमेशा फास्ट बॉलर्स की कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बट फास्ट बॉलिंग अगर इस तरीके से ओडीआईज में डोमिनेट करती है और फिर टेस्ट में भी डोमिनेट करती है, तो इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। तो यही हमारा आज जो चर्चा का रहा विषय। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हम जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन करते रहेंगे, और इसी के साथ आज जो है हम विदा लेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सो थैंक यू गाइज।